हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। बेसिकली यह न्यू चैप्टर है हम लोग का यह पहला वीडियो है। देखिए इसमें सीखेंगे जो है ना समतल आकृतियां। देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज मान त्रिभुज पढ़ा है हमने, चतुर्भुज पढ़ा है, चतुर्भुज पढ़ा है, वृत्त पढ़ा है आपका, और षष्ठभुज पढ़ा है, षष्ठभुज। तो देखिए इन सब के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमारी पॉलिटेक्निक की सीरीज चल रही है मैथ की, उसमें इन सभी के बारे में हमने पढ़ चुका है। लेकिन हमने क्या किया था वहां पर, इसका देखिए हमने कहा क्षेत्रफल परिमाप, इनके क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली कहने का मतलब है जो बेसिक जो होती है वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमने हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो क्वेश्चन जो है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस के क्वेश्चन ही कराता हूँ सिर्फ और सिर्फ। और जो बेसिक होता है उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। हमारे पॉलिटेक्निक की जो सीरीज है इसमें जो बेसिक है उसको अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं, क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ऐसा भी होगा अगर मैं बेसिक आप लोग को क्लियर करा दूं अच्छे से, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सीख ले रहे हैं, तो होगा क्या, बहुत सारे मैं देखिए क्वेश्चन कराता हूँ, उसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, मतलब उस कॉन्सेप्ट के अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं वीडियो को प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद तुरंत चले जाते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर कम है, उसी के बेस पर देखकर जज करके चले जाते हैं। तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप वीडियो को 10 मिनट तक वॉच कीजिए यार। अगर 10 मिनट तक वॉच करते हैं तो मेरे को इतना विश्वास है, अगर आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा चाहते हैं, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एटलीस्ट लेना चाहते हैं, तो 10 मिनट के बाद आपको वीडियो में जरूर जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आएंगी। नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। लेकिन अगर 10 मिनट वॉच करते हैं तो मेरे को 90% स्टूडेंट पर विश्वास है कि उनको समझ में चीजें आएंगे ही आएंगे। और साथ में एक चीज और कहना चाहूंगा कि 10 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है। आप मोबाइल में रील्स देखने में 10 मिनट बर्बाद कर देंगे, लेकिन अपने करियर को अच्छा बनाने में 10 मिनट नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। अभी आप 10th में है और 12th में है ना, तो इसमें टेंशन नहीं है आपका। जैसे 1-2 साल और बीतेगा ना, तब टेंशन आपका जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने कहा कि त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, षष्ठभुज के बारे में इस चैप्टर में एटलीस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनमें देखिए जो इनके फार्मूले होते हैं उनको पढ़ने वाले इस वीडियो में, क्योंकि फार्मूले रहेंगे तभी इसमें जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहला दिया है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और षष्ठभुज। इसमें देखिए दो चीजें होंगी, एक होता है क्षेत्रफल। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज हमने बना दिया, इनके पूरे एरिया के बारे में जब हम निकाल रहे हैं इस त्रिभुज के, तो उसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। इनका जो मान लीजिए ए नाम दे दे हम लोग, ए, बी और सी। ये जो भुजा है इसको हम लोग जोड़ते हैं, जब ये भुजा है इसको हम जोड़ते हैं तो उसे परिमाप कहते हैं, जो यहाँ पर हमने नोट किया है। तो देखिए मैं मिटाकर क्या करता हूँ, त्रिभुज में कई सारे पार्ट्स हैं, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके जो फार्मूले होंगे उनके हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। इसलिए मैं त्रिभुज के पहले बताऊंगा, फिर चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा, फिर षष्ठभुज के बारे में, फिर वृत्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। तो यह वीडियो में यही सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, त्रिभुज के बारे में आप लोग को बताता हूँ। देखिए दोस्तों त्रिभुज होता क्या है, बेसिकली इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन फिर से सुन लीजिए त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से, त्रिभुज में होता क्या है कि तीन भुजाओं की घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसमें जो पहला पार्ट होता है, तीन पार्ट में होते हैं त्रिभुज। देखिए एक होता है भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, दूसरा होता है कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो हम सीखेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बहुत सारे भाई लोग को पता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि जिसमें सभी भुजाएं समान हो, जिसमें सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ए बी सी हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। इस भुजा का नाम दे दिया हमने ए, इस भुजा का नाम दे दिया हमने ए, इसका नाम दे दिया भी ए, इसका नाम दे दिया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है, वहां से यहाँ तक का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी उतना ही होगा, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा इसमें होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है भैया, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब यही हो जाएगा, समद्विबाहु। सम
सम तो रहेगा, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान है। इसमें होता है, मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना दिया ऐसे, इसका नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया सी। तो देखिए यह भुजा ए है, बी और सी। इसमें होगा क्या है, ये या तो ए बराबर बी रहे, या तो बी बराबर सी रहे, या फिर ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग ए बराबर बी रहे या बी बराबर सी रहे या ए बराबर फिर सी रहे, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें या तो ये दो भुजाएं समान हो, या तो यह दो भुजाएं समान हो, या तो यह दो भुजाएं समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके आगे हमारा जो अगला टॉपिक हो जाता है क्या होता है आपका, इसमें हमने कहा तीन होते हैं। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, आपका जो तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज में बेसिकली इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। हमने कहा इसमें समबाहु समद्विबाहु। विषम बाहु में होता है कोई भुजा समान नहीं होगी त्रिभुज में, कोई भुजा त्रिभुज में समान नहीं होगी, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, बना देता हूँ एक आपका त्रिभुज, आपका मान लीजिए कुछ ऐसे है, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। ये आपका विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसमें कोई भुजा समान ना हो, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी। ये ए है, मान लीजिए ये बी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, तो यही हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में तीन फार्मूले होते हैं, तो इनके सारे फार्मूले यहाँ पर हमने नोट कर दिया। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कड़ी में 3/4 सॉरी कड़ी में 3/4 हाँ ए स्क्वायर होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा 3 है, यानी कि 3। अब ए जो है देखिए यहाँ पर देखिए हमने कहा परिमाप में जो भुजाओं को जोड़ने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे हम परिमाप कहते हैं। देखिए ये तीनों भुजा समान है इसलिए 3a हो जाएगा। देखिए हम लोग तीन भुजा को जोड़ेंगे अगर a प्लस a, परिमाप मतलब जोड़ना होता है, तो तीनों को अगर हम लोग जोड़ दे तो क्या हो जाएगा बताइए ध्यान से, तीनों को जोड़ेंगे तो 3a होगा आपका, तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3। और उसमें समद्विबाहु त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी इसके बारे में अगर हम देखें तो कड़ी में 3/4a, कड़ी में 3/4a होता है समबाहु त्रिभुज पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखिए इसमें समद्विबाहु त्रिभुज अगर माना है तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4, कड़ी में हो जाता है 4b² माइनस a²। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4, कड़ी में आपका 4b² माइनस a²। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो a प्लस b प्लस c। यहाँ पर हमने बताया a बराबर b हो सकता है, b बराबर c होता था और a बराबर भी c हो सकता है। इसके लिए देखिए आप यही मान के चलिए a प्लस b प्लस c, वहाँ पर जो चीजें अप्लाई हो रही हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद शीर्ष बिंदु से a से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि यहाँ से हम यहाँ से इस पर एक और रेखा खींच दें जिस तरीके से इसमें हमने किया है, तो होता है कड़ी में 4b² माइनस a²/2। क्या होता है 4b² माइनस a²/2, एक कड़ी में होती है ऊपर वाली वैल्यू और नीचे 2 जो होता है सिंपल नॉर्मली रहता है। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज में अगर हम लोग देखें तो विषम बाहु त्रिभुज में मैंने बताया ये सभी भुजाएं अलग अलग होती है। क्या होती है सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो आपका भाई यहाँ पर देखिए ये हमने नोट किया, यहाँ पर आप देखिए सी हमने माना तो सी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर हमने सी माना तो सी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ऊंचाई आपकी देखिए यहाँ पर जो हमने बनाई है, यहाँ से एक रेखा डाल दे तो इसको हमने ऊंचाई बना दी एच, तो एच आ जाएगा। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों को जोड़ना होता है, तो परिमाप में मैंने बताया कि तीनों को जोड़ना तो a प्लस b प्लस c। यह होते हैं आपके त्रिभुज के यह जो होते हैं आपके त्रिभुज के भुजा के आधार पर जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं उनके क्षेत्रफल और परिमाप। अब हम लोग जानेंगे कोण के आधार पर जो त्रिभुज बनते हैं उनकी क्षेत्रफल और परिमाप, क्योंकि उनको भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो आप क्या कीजिए इसका नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रीवियस इक्वेशन करेंगे इन सभी फॉर्मूलों का वहां पर उपयोग होगा, तो इसलिए बहुत जरूरी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैं हट जाता हूँ यहाँ से, अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको मिटाकर करता हूँ। हाँ, तो इसमें त्रिभुज के आधार पर कोण तीन प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला होता है आपका ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, समकोण त्रिभुज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है समकोण त्रिभुज में तीनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के हम लोग को फार्मूले पढ़ने हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जो दूसरा होता है समकोण त्रिभुज होता है क्या है, देखिए इसमें क्या होता है एक कोण 90 अंश होता है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 अंश होता है, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग ए बी और
सी। एक कोण क्या होता है 90 अंश होता है, उसे हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके बारे में मैंने अच्छे से त्रिभुज वाले चैप्टर में भी बता रखा है। अब देखिए उसके बाद से हमारा जो होता है दूसरा, वो होता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में देखिए होता क्या है आपका, न्यून कोण त्रिभुज में होता क्या है, न्यून कोण त्रिभुज में होता है क्या, इसमें जो कोणों की जो मान होता है, जो कोणों का मान होता है उस 90 से कम होता है किसी भी कोण की। यानी कि हम न्यून कोण अगर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, इसमें इस कोण की वैल्यू चाहे इस कोण की वैल्यू चाहे इस कोण की वैल्यू, किसी भी कोण की वैल्यू जो है 90 से ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। कहने का मतलब एक कोण की वैल्यू, मान लीजिए इस कोण की वैल्यू अगर आप अगर 70 कहेंगे तो तब तो न्यून कोण है, लेकिन 90 से जब भी ऊपर जाएगी, यहाँ पर देखिए 90 है, इसका और इसका वैल्यू कम है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका। तो देखिए यह न्यून कोण होता है आपका कि जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का जो तीनों कोणों 90 अंश से कम हो, बारी बारी से। कहने का मतलब यह है जो लास्ट वाला इसमें होता है वो होता है आपका तीसरा और लास्ट अधिक कोण। क्या होता है अधिक कोण। अधिक कोण देखिए बेसिकली क्या होता है ना, इसमें हमने कहा इसमें न्यून कोण में किसी भी कोण की वैल्यू 90 अंश से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होता है एक कोण की वैल्यू 90 अंश से ज्यादा उसे हम अधिक कोण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब उस त्रिभुज आपका ऐसे बनेगा, इसकी वैल्यू 90 अंश से ज्यादा है तो यह आपका अधिक कोण हो जाएगा। तो यह तीनों त्रिभुज के कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, उसमें एक समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में फार्मूले होते हैं, इसमें क्षेत्रफल वाले फार्मूले होते हैं, कड़ वाले फार्मूले होते हैं, आधार वाले फार्मूले, उन सभी को क्या करता हूँ मैं नोट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है उस तरीके से साथ साथ बताने में। तो इसमें पहले नोट में कर लेना और फिर बताता हूँ आप लोग को। तो इसमें जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 आधार गुणे लंब, मान लीजिए इसको हम लोगों ने आधार मान लीजिए ए और लंब मान लीजिए इसको यहाँ तक सी और यहाँ से यहाँ तक हमने बी माना है, इतना ध्यान रखिए। आधार गुणे लंब होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, क्योंकि हमने कहा त्रिभुज को एरिया को जब जोड़ते हैं तो उसे हम परिमाप में डिनोट करते हैं किसी भी चीज एंगल में। ये नहीं है कि त्रिभुज में चतुर्भुज में भी जब एरिया को जोड़ेंगे ना उसे भी हम लोग परिमाप कहेंगे। और देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब होता है गुणा और परिमाप मतलब जोड़ना, इतना ध्यान रखिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर परिमाप बराबर लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण है, यह ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण है, समकोण त्रिभुज का लंब है, समकोण त्रिभुज का आधार है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है, बहुत सारे मेरे भाई लोग को पता भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। लंब बराबर होता है कड़ी में कड़ी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर हो जाएगा कड़ी स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इन सभी का उपयोग जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर होगा, इसलिए बता रहा हूँ। अब देखिए ये त्रिभुज वाला जो पार्ट सब कवर हो गया, क्योंकि देखिए इसमें जो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज थे उसको भी हमने पढ़ा, जो कोण के आधार पर जो त्रिभुज थे उसको भी हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चतुर्भुज में भी बहुत सारे सूत्र है फार्मूले, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फिर वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे चीजों को हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए एक ही बार की कोई भी चीज ले लेने से कुछ नहीं होगा। आपको जो होता है टाइम देना पड़ता है, किसी भी चीज में कामयाबी पाने के लिए, किसी भी फील्ड में कामयाबी पाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मेरे पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर हो, 200 से अगर आप 240 नंबर लेना चाह रहे हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए एक अच्छा ठीक ठाक मेहनत करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ और अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आपका क्या है, चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज में होता है क्या, चार भुजाओं की घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार भुजाओं को घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसमें देखिए चारों जो भुजाएं हैं इनकी जो कोण है उनके योग जो होता है 360 के बराबर होता है। इन चारों भुजाओं का जो कोण है उनका योग 360 के बराबर होता है, यानी कि प्रत्येक भुजा का हम लोग अनुमान मानकर चलते हैं कि 90 अंश के बराबर होती है प्रत्येक भुजा। तो चारों भुजाओं का जो कोण होगा उनका योग जो होगा क्या होगा आपका 360 डिग्री होता है। यह 5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हमारे सिलेबस में वही है, हम इसी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछता है। जो पहला होता है समांतर चतुर्भुज, दूसरा आपका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त आयत होता है, तीसरा होता है विषम कोण समचतुर्भुज और चौथा होता है वर्ग, पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज। देखिए हमने कहा पहला होता है समांतर चतुर्भुज, इसको हमने यहाँ पर नोट किया क्योंकि हम बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, क्योंकि सबके फार्मूले हैं, सबके सूत्र हैं, उन सूत्रों को भी हमें कवर करना है, क्योंकि हम बेसिक ही तो पढ़ना है इस वीडियो पर।
तो बेसिक अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन जो है हमारा आसानी से बनेगा। देखिए हमने यहाँ पर पहला जो उसका पार्ट है समांतर चतुर्भुज, उसको हमने यहाँ पर नोट किया। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, देखिए इसमें होता क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, कोण बराबर नहीं होना चाहिए, यह कंडीशन होता है। और देखिए इसमें यह कंडीशन यह भी हो जाए कि यह कोण क्या मान इस कोण के बराबर होगा, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस कोण का मान इस कोण के बराबर तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि दोनों कंडीशन होना चाहिए। देखिए बीसी की वैल्यू जो है वही वैल्यू एडी की भी है, और जो एबी की वैल्यू है वही वैल्यू आपका डीसी की है। यहाँ पर जो ऊंचाई हो जाएगी एच हो जाएगी, उसको हमने नोट कर दिया। यहाँ से यहाँ पर एक विकर्ण डाल दिया है, और यहाँ से देखिए यह वृत्त जो यह चतुर्भुज है इसके केंद्र पर यह बिंदु जो हमें प्राप्त हो जा रहा है वो मिलेगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार आपका ए है तो हमने ए नोट कर दिया, ऊंचाई आपका एच है तो हमने एच नोट कर दिया। यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, तो इस चीज से यह मत सोचिएगा कि ए और एच ही रहेगा, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पर तो वैल्यू देगा ना। तो हमें याद क्या रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसमें एक और होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर कर्ण गुणे आमने सामने के किसी शीर्ष से। कर्ण गुणे आमने सामने के किसी शीर्ष से, कहने का मतलब कर्ण तो रहेगा, कर्ण का अगर वैल्यू दे दिया, मान लीजिए आमने सामने की भुजा की वैल्यू दे दिया, तो हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें एक और है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दो गुणे देखिए जब यहाँ से हम लोग विकर्ण डाल रहे हैं तो इस चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं, दो त्रिभुज बन जा रहे हैं। एक बन जा रहा है आपका ए बी डी, दूसरा बन जा रहा है बी डी सी। बी सी डी कर सकते हैं, बी डी सी कर सकते हैं, दो त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है दो गुणे त्रिभुज ए बी डी या फिर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और गुणे दो हो, उससे भी हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लास्ट बचता है कर्ण की लंब दूरी कैसे हम लोग निकालते हैं। तो कर्ण की लंब दूरी निकालने के लिए हमें बी डी गुणे सी एफ लंब दूरी निकालनी रहेगी, तो बी डी गुणे सी एफ रहेगा, हम निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा होता है समांतर चतुर्भुज। अगला इसमें है आयत, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसको मिटाकर तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसको नोट या फिर स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। तो मैं इसको मिटाकर अगला टॉपिक जो है उसको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, आयत। आयत में देखिए होता क्या है, इसमें तो देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। पहला कंडीशन यही होता है, आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होंगी। और एक कंडीशन और होता है यह कि इसमें जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे हम आयत कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन बनता है, जो आपका परिभाषा बनता है, क्या बनता है, हम कह सकते हैं चार भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा साथ में आपका जो प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम आयत कहते हैं। इसके सूत्र क्या होते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आपका लंबाई होता है, यह आपका चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत सारे भाई लोग को पता भी होगा। दूसरा होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण देखिए यह कुछ खास नहीं है, आपका कर्ण का अगर आपने याद किया होगा तो उसी के आसपास ये भी है आपका। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए या फिर इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अगले टॉपिक को अपना लिखाता हूँ, विषम कोण सम चतुर्भुज के बारे में आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से इस सभी चीज़ों को कंप्लीट करके वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में सीखने भी है, तो मैं इसे मिटाकर अपना अगला टॉपिक को लिख कर बताता हूँ। जो हमारा अगला टॉपिक वो भी बहुत ही मजेदार टॉपिक, ध्यान दें क्या रहा है, विषम कोण सम चतुर्भुज। विषम कोण सम चतुर्भुज में होता है क्या है, चार भुजाओं की घिरी हुई आकृति हम कह सकते हैं, चार भुजाओं की घिरी हुई आकृति इसमें सभी भुजाएं बराबर हो। हमने देखिए ए बी की वैल्यू भी ये रखा है, तो बी सी की वैल्यू भी ये रखा है, ए डी की वैल्यू भी रखा है, तो सी डी की वैल्यू या फिर डी सी की वैल्यू भी ए रखा है। हम कह रहे हैं चार भुजाओं की घिरी हुई आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन
कोई भी कोण 90 अंश न हो, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश न हो उसे हम विषम कोण समचतुर्भुज कहते हैं। विषम कोण यहाँ पर देखिए पहले ही दे दिया विषम कोण, तो इससे हमारा पहचान आ सकता है कि विषम कोण समचतुर्भुज में होता है क्या है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन जो होगा आपका जो कोण होगा कोई भी 90 अंश नहीं होगा, उसे हम विषम कोण समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें दो ही सूत्र है। विषम कोण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। और दूसरा होता है विषम कोण समचतुर्भुज, विषम कोण समचतुर्भुज का परिमाप बराबर 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे 1 भुजा, यानी कि भुजाएं तो बराबर है, क्योंकि हमने बताया था कि आपको भुजाओं को हम लोग जोड़ते हैं, भुजाओं को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 भुजा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हमने ये कहा था कि परिवार में भुजाओं को जोड़ते थे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 4 ए आ जाएगा, तो वही बात तो हो गई। और क्षेत्रफल में हम लोग गुणा करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैं इसको मिटाकर अपना 2 टॉपिक जो बच रहा है वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बारे में बताता हूं और आपका चतुर्भुज को कंप्लीट करता हूं। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप नोट करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट से लेने से अच्छा रहेगा कि वीडियो को रोककर आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने से क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा। तो मैं इसको मिटाकर अपना अगला टॉपिक को बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला टॉपिक उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ध्यान दीजिए क्या है, वर्ग। देखिए इसमें क्या होता है, 4 भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति, 4 भुजाओं को घिरी हुई वह आकृति जिसमें भुजाएं तो समान हो, साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं भाई लोग, हम देखिए 4 भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति जिसमें 4 भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति जिसमें प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान हो, साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। इसके जो सूत्र होते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पार्ट से, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन हर साल आने के चांसेस बने रहते हैं मैं बोल रहा हूँ, और बहुत सारे कई सारे सालों में इससे क्वेश्चन आया भी। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एक भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, एक भुजा का स्क्वायर, यानी कि आपका इसमें से किसी भी भुजा का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका या फिर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर यह आपका विकर्ण होता है, इतना आप लोग को पता होगा, यह आपका विकर्ण होता है, यानी कि 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे 1 भुजा, 4 गुणे 1 भुजा, यही समझ में आ रहा है। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 गुणे 1 भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 2 गुणे 1 भुजा, या फिर वर्ग का विकर्ण बराबर एक और होता है अंडर रूट पूरे कड़ी के 2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल, 2 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद जो हमारा बचता है क्या, लास्ट वाला समलंब चतुर्भुज। क्या बचता है मेरे भाई लोग, समलंब चतुर्भुज। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भुजा समान नहीं होती, उसे हम 4 भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति, 4 भुजाओं की घिरी हुई वह आकृति जिसमें सभी भुजाएं असमान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब देखिए समांतर तो है, समलंब मतलब समांतर है, लेकिन यह भुजा बहुत बड़ी है इस भुजा से। तो हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे ऊंचाई आपकी यह समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं यह और यह है, तो इनका योग है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही होंगी, जो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो यह इस तरीके से हमारा जो चतुर्भुज है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद से इसमें एक और टॉपिक बचता है, वो क्या बचता है आपका वृत्त, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। क्योंकि बेसिक इस वीडियो में हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना था। इस वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे इस बेसिक के हिसाब से, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया प्रीवियस इसके क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत ही अच्छे मजेदार क्वेश्चन है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वृत्त को स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही मजेदार टॉपिक को भी है। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ स्टूडेंट। हाँ तो जो हमारा आखिरी टॉपिक है क्या है आपका वृत्त। वृत्त क्या होता है इसके बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखिए वृत्त जो होता है बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर घिरी हुई आकृति होता है, जिसमें देखिए यह एक पॉइंट यहाँ से, और उसमें एक चीज मेन होता है कि जो उसका केंद्र होता है उस सारी बिंदुओं का एक पॉइंट पर होता है, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा, यहाँ पर बिंदु मिलेगा, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर घिरी हुई आकृति को हम लोग वृत्त बनाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है चारों तरफ का वो सेम होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जिनमें से हम कुछ फार्मूले को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। जो पहला फार्मूला होता है वृत्त का व्यास बराबर होता है, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि देखिए जो व्यास आपका होता है ना वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक का है,
तो यहाँ पर 2 गुणे त्रिज्या यानी दुगुना हो जा रहा है, इसलिए 2 से गुणा हो जा रहा है। सिंपल सी बात है, 2r हो जाए। वृत्त की परिधि क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई गुणे त्रिज्या, 2 पाई गुणे त्रिज्या, जिसे हम 2 पाई आर कहते हैं। देखिए यहाँ पाई की वैल्यू जो होती है, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है, 22/7 होता है। बहुत सारे में भाई लोग को पता है, जो लोग नहीं जान रहे उसको ध्यान से देख लीजिएगा। पाई बराबर होता है 22/7। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई यानी कि 2 पाई गुणे त्रिज्या यानी कि 2 पाई आर। उसके बाद से अगला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर, इसमें एक और है, वृत्त की परिधि बराबर पाई गुणे व्यास यानी कि पाई इंटू डी। देखिए यहाँ 2 हट गया, इसीलिए हटा है क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर वृत्त का व्यास निकाला है 2 आर, वृत्त का व्यास निकाला है 2 आर। यहाँ पर वृत्त की परिधि इसमें निकाला है 2 पाई आर। तो देखिए 2 आर का बराबर है आपका क्या, डी, क्योंकि वृत्त का व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर डी से इसको डिनोट करते हैं व्यास को, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई, वृत्त की परिधि बाई 2 पाई, और वृत्त की त्रिज्या बराबर एक और होता है अंडर रूट वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं, आप इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट, हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथ में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक तो हमारा कवर हो गया, इस चैप्टर से रिलेटेड अब क्या बच रहा है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। मानकर चलिए आपका 8 से 10 क्वेश्चन इसमें करेंगे, बहुत अच्छे। हर एक क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी तक आप सब्सक्राइब क्यों नहीं किए, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।